गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कल हमने पढ़ा था मीनिंग्स, इसकी नीड, पर्पस, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ा था कि इसके कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके जिनको हम बेस मान के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम करते हैं। तो उन मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। 3 मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। फर्स्ट वन इज नेट एसेट मेथड, सेकंड यील्ड मेथड एंड लास्ट वन इज एवरेज मेथड। तो यील्ड मेथड्स के आगे फिर 2 पार्ट्स हैं, डिविडेंड डिविडेंड यील्ड मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट वन मेथड है नेट एसेट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का फर्स्ट मेथड है नेट एसेट मेथड। तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं, नेट एसेट मेथड के बारे में। तो जो नेट एसेट मेथड है, इसको कई और नाम हैं इसके, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट वैल्यूएशन और एसेट बैकिंग मेथड। तो नॉर्मली ये क्या है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम कर रहे हैं किसको बेस मान के, हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उस कंपनीज की जो एसेट हैं, नेट जो एसेट्स हैं, उन नेट एसेट को हम बेस मान के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। नेट एसेट मींस आप लोगों की जो करंट करंट प्लस फिक्स्ड एसेट, जो आप लोगों की टोटल एसेट है, आपकी कंपनी की टोटल एसेट है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म यहाँ से माइनस हम कर देंगे। यदि हम यहाँ से इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से क्या होगा, टोटल एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उनका डिविडेंड। तो इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ शेयर्स हम निकाल रहे हैं इक्विटी शेयर्स का। नेट एसेट कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितने इक्विटी शेयर कंपनी ने इशूड कर रखे हैं, तो उसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो नेट एसेट्स के बारे में जैसे हमने किया, नेट एसेट्स कैसे हम निकाल लेंगे अभी मैंने बताया भी है, दोबारा से एक बार और थोड़ा सा डिटेल में इसको कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एसेट एंड मार्केट वैल्यू। क्वेश्चंस में क्या है, यदि मार्केट वैल्यू दी हुई है तो हम उस मार्केट वैल्यू को ही प्रेफर करेंगे। हम कंपनी की एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर जो भी उसकी वैल्यू दी हुई है, हम उसको इग्नोर कर देंगे यदि उसकी मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है। यदि हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उस एसेट्स की बुक वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। बुक वैल्यू मीन्स कंपनी की बैलेंस शीट्स के अंदर जो उसकी वैल्यू दी हुई है। तो यदि मार्केट वैल्यू दे रखी है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये ध्यान रखना है, जब हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था उसमें ना तो गुडविल को कंसीडर किया था, ना ही इन्वेस्टमेंट को हमने कंसीडर किया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अलग पर्सपेक्टिव है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केस में, दोनों के केस में एसेट्स का मतलब अलग है। जब हम गुडविल निकाल रहे थे, गुडविल के केस में क्या है, गुडविल को हमने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि हमें एक्चुअल गुडविल का पता ही नहीं था। और इन्वेस्टमेंट का भी हमने क्या कर दिया था, आउट कर दिया था इन्वेस्टमेंट को भी, क्योंकि हमने क्या है, कंपनी के रिलेटेड बिजनेस, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमने सिर्फ उसी को कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। हमने कंपनी को एज ए होल, कंपनी की टोटल एसेट्स को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू देखनी है। हमने हमने कंपनी की गुडविल नहीं देखनी यहाँ पे, हमने कंपनी के शेयर्स की वैल्यू देखनी है कि कंपनी ने बाहर भी यदि पैसा लगा रखा है तो उसका भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा। देन उसके बाद इसमें से लेस क्या होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज।
डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटी। यदि हम इक्विटी की निकाल रहे हैं तो लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो टोटल एसेट्स में से ये लाइबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा हम उसको क्या बोलेंगे, नेट एसेट या अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास मिलेगा। देन उसको हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये सेकंड मेथड और दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, नेट एसेट निकालने का सेकंड मेथड दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, आप लोगों का प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व जो भी हैं सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो रिजर्व कॉन्टिन्यूसली आप लोग ऐड करके जिसको रख रहे हो। प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों ने बनाया होगा, तो उसमें रिवैल्यूएशन करने से यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उसका प्रॉफिट, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको आप लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हो, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ऊपर वाला जो हमने मेथड पढ़ा था, ऊपर वाले मेथड्स में क्या है, यहाँ पे जो टोटल एसेट है इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी हैं जी, एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सारी है हमारी। तो इन दोनों ही मेथड में से जो भी मेथड आप लोग यूज करोगे वहां से नेट एसेट्स, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कुछ एक सावधानियां हैं, कुछ एक सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो केयरफुल इवेल्युएशन करने के लिए हमें एसेट्स की जो वैल्यू करेंगे उससे रिलेटेड कुछ एक सावधानियां हैं। फर्स्ट वन इज, इन्होंने बोला है प्रेजेंट इन्फ्लेटरी कंडीशंस, it is unrealistic to take the asset at their book value. As such, realizable value, market value should be taken into consideration. However, if the realizable value is not taken into account, it must be ensured that the book value is arrived at after charging adequate depreciations. तो ये क्या कह रहे हैं, जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि करंट मार्केट प्राइस दी हुई है तो हम उस मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे। यदि हमारे पास नहीं है तो हमें क्या है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करके जो हमारी बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी वैल्यू है एसेट्स की, उसी को हम कंसीडर कर लेंगे यदि हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं है। सेकंड वन इज एप्रोप्रिएट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन द अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स के लिए हमें क्या है, कुछ एक प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। All fictitious assets appearing under the head miscellaneous expenditure must be ignored. Such assets include share issue expenses etc. Fictitious assets को हम consider नहीं करेंगे। Last one is intangible assets which consists, intangible assets का आप लोगों को पता होगा, consist of goodwill, patent, trademark, copyrights, etc. should be included in assets whether they are appearing in the balance sheet or not. आप लोगों की जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी हमने क्या करनी है, कंसीडर करनी है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, यदि हमारी बैलेंस शीट में ये है तो हम इन सबको नेट एसेट्स निकालते टाइम टोटल एसेट्स में कंसीडर कर लेंगे। तो कुछ एक सावधानियां लाइबिलिटी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज ऑल लाइबिलिटी वेदर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और नोट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। लाइबिलिटी जो भी चाहे बैलेंस शीट के अंदर है या नहीं है सबको कंसीडर करना है जी। लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख दी हुई है, एडजस्टमेंट में 1 लाख रुपए की दी हुई है, तो हम 5 प्लस 6 लाख को माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन भी हम यहाँ पे यदि कुछ रिस्क है हमारे बिजनेस में कि 6 महीने के अंदर कुछ और नुकसान हो सकता है तो उसका प्रोविजन भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मस्ट बी मेड। And last one is value of equity shares, claim of preference shareholder must also be deducted from the net assets. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो क्लेम है, उनकी कैपिटल का क्लेम है, उनके डिविडेंड का क्लेम है, उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। देन उसके बाद हमने नेट एसेट्स मेथड को पढ़ा। नेट एसेट मेथड में हमने क्या किया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किया,
अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे एक शेयर्स की वैल्यू हमने निकाल दी। आगे क्या कहते हैं कि दिखाई हमें दे रहा है कि बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, डिमेरिट हैं इसकी, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो डिमेरिट है, दिस मेथड ascertains द अमाउंट ऑफ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सिर्फ और सिर्फ ये कब अवेलेबल हो सकता है, ये मेथड कब सुटेबल है, जब हम कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे हैं। सिंस द कंपनी इज ट्रीटेड एज गोइंग कंसर्न, हम क्या मान के चल रहे हैं, नेट एसेट मेथड्स जब हम यूज करते हैं नॉर्मली कंपनी के लिक्विडेशंस के टाइम की, कंपनी आगे रन नहीं कर रही होगी, लेकिन एक कंपनी क्या होता है, गोइंग कंसर्न है। मेंबर में कम्स, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोइंग, लॉन्ग रन में वो चलती रहेगी, लेकिन ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को क्या कर रहा है, वायोलेशन उसकी कर रहा है। तो इस टाइप की लिक्विड की पॉसिबिलिटी लिक्विडेशन की नहीं है, तो क्या वो ये मेथड, नेट एसेट मेथड हमें लगाना हमारे लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा जी। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, ये मान के चल रही है कि नेट एसेट मेथड ये मान के चल रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे ये अवेलेबल नहीं है। कंपनी जब एक्चुअल में लिक्विडेशन की पोजीशन में होगी, उसी टाइम क्या करेंगे जी, ये मेथड हम लगा सकते हैं। अदरवाइज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यदि कंपनी लॉन्ग रन में चल रही है, तो वहां पे इसको नहीं यूज कर सकते हम। सेकंड वन, दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन अर्निंग of the company, but an investor is interested in the earning potential of the company। तो यहाँ पे नेट एसेट मेथड में हमने प्रॉफिट, कंपनी का करंट ईयर का क्या प्रॉफिट है, हमने उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। तो नेट एसेट मेथड में हमने तो देखा ही नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की रिटर्न्स कितनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के जितने भी फैक्टर पड़े थे, उसमें कंपनी का प्रॉफिट था, एवरेज पास्ट ईयर्स का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स था। तो इस मेथड में किसी भी पॉइंट को उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। तो मीन्स नॉर्मल सी बात है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट को ही हम बेस मान के चलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ। थर्ड वन, it is difficult to estimate the market value of assets since there is considerable scope for personal bias। कि यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर किसी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, उसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन मार्केट में वैल्यू क्या है उसको असरटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। और यदि उसको हम निकाल भी लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट आ जाएगा। दो पर्सन्स का एस्टिमेट वहाँ पे अलग अलग हो सकता है, उनका बायस की वजह से एक कम निकाल सकता है, एक ज़्यादा निकाल सकता है। तो ये भी समस्या बनी रहती है। लास्ट वन जो इसकी लिमिटेशन है, दिस मेथड इग्नोर मैनी फैक्टर विच हैव ए considerable effect on the valuation of shares। Such factor are financial ratio of the company, nature of business, future prospect of the company, government policy etc। जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में इससे पहले वाले पॉइंट में हमने प्रॉफिट वाले में पढ़े थे, प्रॉफिट्स को तो कंसीडर नहीं किया, और बहुत सारे फैक्टर थे उनको भी नेट एसेट मेथड ने क्या नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है। वो इसकी एक लिमिटेशन है। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज कब होती है, उसका फ्यूचर क्या, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन नेट एसेट मेथड में तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की कंपटीशन क्या है, कुछ नहीं है। कंपनी का नेचर और बिजनेस कैसा है, रिस्की है या नॉन रिस्की है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो नॉर्मली क्या है, नेट एसेट मेथड में हमने प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दिया और अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। नॉर्मली यदि हम नेट एसेट मेथड्स को हम कंसीडर भी करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ही कंडीशन है जहां पे हम नेट एसेट मेथड को यूज कर रहे हैं, या तो कंपनी क्या कर रही हो, लिक्विडेट हो रही हो, कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही हो, तो सबसे सुटेबल मेथड है आप लोगों का नेट एसेट मेथड। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि पर्पस और सर्कमस्टांसेस वेयर दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट, कि ये मेथड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। फर्स्ट वन तो मैंने बता ही दिया, कंपनी लिक्विडेट हो रही हो, कंपनी अमलगमेशन हो रहा हो, दूसरी कंपनी के साथ मिल रही हो। देन कुछ एक पॉइंट और हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट इसका दिया हुआ है,
रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अवेलेबल। कंपनी के इंफॉर्मेशन प्रॉफिट से रिलेटेड हमें पता ही नहीं है, रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन्होंने एक केस दिया है, एज सच एज इन द केस ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश कंपनीज। एक कंपनी जिसको स्टार्ट हुए 3 महीने हुए हैं, वो उसके प्रॉफिट हम कहाँ से लेके आएंगे, उसका पास्ट ईयर का प्रॉफिट हम कहाँ से लेके आएंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का वहां से हमें पता नहीं चल सकता। उस केस में हमें इसको यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेकंड, कंपनी इज कंटिन्यूसली इनकर losses and there is no prospect of earning profit in near future। कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और फ्यूचर में उसकी प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो इस केस में क्या है, यदि हम प्रॉफिट्स को ध्यान में रखेंगे, प्रॉफिट देखा तो लॉस में है, लॉस के हिसाब से तो कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, तो वो क्या है, ऑथेंटिक नहीं है। तो उस वजह से हम नेट एसेट्स को यूज कर लेते हैं। अमलगमेशन कर रहे हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में मिला रहे हैं, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बना रही है, उस केस में नेट एसेट मेथड को यूज करेंगे। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस केस में करेंगे। और लिक्विडेट हो रही है कंपनी, उस केस में करेंगे। वेल टैक्स का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं इसके। देन उसके बाद इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2012, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 shares at the rate of 10 each, 2 lakh, journal reserve 1,45,000, profit and loss 32,000, non-current liabilities, employees provident fund liability है 15,000, current liabilities में trade payable 86,000, workman saving account 28,000, short term provision taxation provision 12,000, total है 5,18,000। एसेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 210, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, गुडविल 40, इन्वेस्टमेंट 20,000, मार्केट वैल्यू 30,000 दी हुई है। तो हम क्या कर लेंगे, जब नेट एसेट्स को निकालेंगे 30,000 को हम कंसीडर कर लेंगे। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 60,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000, कैश एट बैंक 30, नॉन current and non-current assets, share issue expenses, its fictitious assets, जिसको हम assets में consider नहीं करेंगे। देन उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, land and building have been valued at 3 lakh and plant and machinery is worth 60, 5,000 of trade receivables are bad debts हैं। तो ये 5,000 हमारे ट्रेड रिसीवेबल से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। Next, goodwill may be taken at 70, find out the value of the share on net asset basis। तो हमें जो हमारे पास मार्केट वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है, प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू है और गुडविल की मार्केट वैल्यू है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, मार्केट प्राइस के ऊपर, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इनको क्या कर लिया है, मार्केट वैल्यू के ऊपर ले लिया। जिनकी नहीं है, इन्वेस्टमेंट को ले लिया, इन्वेस्टमेंट को इसमें कंसीडर करेंगे। इन्वेंट्री को ले लिया, जो हमारी बैलेंस शीट में जितने का भी दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है, 60 के ऊपर हमने इसको ले लिया। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट में देखो, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 20,000 था, मार्केट वैल्यू 30,000 था। तो उसमें हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू को हम ले लेंगे, 30,000 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 के थे, 5,000 के बैड डेट्स थे, हमने 5,000 माइनस कर दिया। कैश एट बैंक 30,000 का था, उसको कंसीडर कर लिया। टोटल अमाउंट हमारे पास 625,000 का आ चुका है जी। देन उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, वर्कमैन सेविंग्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल्स, टैक्स प्रोविजंस, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ये रही जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 4 थे। 4 की 4 लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे हमने इनको कंसीडर कर दिया। तो लाइबिलिटी का जो टोटल बना था 1,41,000। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल एसेट्स आई है, उन टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी यहाँ से माइनस हो जाता, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का
नहीं दिया हुआ है, तो हमने 625 में से 141 माइनस कर दिया। 4,84,000 नेट एसेट और अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास आ चुका है। देन उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का हमारा फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला है। उसमें हमने क्या किया, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और नेट एसेट्स दोनों सेम ही हैं। देन हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, शेयर होल्डर फंड्स के ऊपर ही जाओ। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 20,000 है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 20,000 को नीचे रख लिया। 484,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो हमारे पास 24.20 पर शेयर्स की वैल्यू आ गई। मैंने अभी आप लोगों को बताया था गुडविल और इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर करेंगे। वहां पे कंसीडर क्यों नहीं किया, वहां पे हमने किस चीज को बेस माना हुआ था, प्रॉफिट को बेस माना हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेस मान के गुडविल, गुडविल का डायरेक्ट लिंक किससे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कंपनी के प्रॉफिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, एसेट्स, ऑल एसेट्स को ध्यान में रखना है। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कंपनी नेट एसेट मेथड से कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे, वहां लिक्विडेशन के केस में करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को हम कंसीडर कर लेंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन इन द बैलेंस शीट। तो इस केस में क्या आएगा, मैं ये दो लाइन पढ़ देता हूं। देयर मे बी डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द पेड अप अमाउंट ऑफ ईच कैटेगरी मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कई टाइप से हो सकते हैं। एक इक्विटी शेयर है 100 रुपए का, दूसरा है 50 रुपए का, तीसरा है 20 रुपए का। कंपनी ने ये तीनों टाइप के इक्विटी शेयर क्या कर रखे हैं, इशू कर रखे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उन सभी की वैल्यू, 100 रुपए का जो शेयर है उसके शेयर की वैल्यू अलग रहेगी, 100 रुपए वाले की, 50 रुपए वाले की अलग रहेगी, 20 रुपए वाले की अलग रहेगी। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर में भी 10 ईच, 8 पेड अप, 10 रुपए का है, 8 पेड अप है। एंड अनदर कैटेगरी में भी 10 ईच, पेड 5 रुपीज। क्या है, यहाँ पे दोनों शेयर का इन्होंने सेम ही दे दिया, 10 रुपए का है, 8 पेड अप है, दूसरा 10 रुपए का है, 5 रुपए उसके ऊपर आए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, इन सच केस यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल शुड बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ नेट एसेट बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो इस केस में क्या रहेगा जी, इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, हमने जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिखते थे, अब वहां पे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को 2 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम नीचे क्या है, 20,000 की जगह हमें 2 लाख रुपए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यदि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के इक्विटी ऑफ शेयर हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मिलेगा ये, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधा सिर्फ इस कैटेगरी पे ही चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स जो हमारे पास है वो है 6 लाख, मीन्स अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारे पास कितना है जी, 6 लाख है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 8 पेड। एक शेयर है 10 रुपए का, सारे के सारे पे कर रखे हैं। एक है 10 का, 8 रुपए आए हैं सिर्फ उसके। अब जिसने 10 रुपए दिए हैं और जिसने 8 रुपए दिए हैं, क्या दोनों को रुपए बराबर मिलने चाहिए जी, नहीं जी। तो 10 रुपए वाले को एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 8 रुपए वाले की शेयर्स की वैल्यू अलग होगी जी। देन उसके बाद 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 इज फुली पेड अप। तो जो तीसरी कैटेगरी का इक्विटी शेयर है उस केस में हमने क्या किया जी, वो तो 5 रुपए का है जी। क्या 10 रुपए वाले शेयर और 5 रुपए वाले शेयर्स की वैल्यू सेम होगी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं होगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं करेंगे, यहां से ये 10, 20 और 48,000 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनकी पेड अप कैपिटल से नेट एसेट को डिवाइड कर देंगे। तो इनकी पेड अप कैपिटल कौन सी होगी,
10,000 वाले की देखो 1 लाख रुपए दी हुई है। देन उसके बाद 20,000 वाले की 1,60,000 दी हुई है। 48 वाले की 2,40,000 दी हुई है। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे जी। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे जी, टोटल कैपिटल पेड अप को 1 लाख, 1,60 और 2,40, हमारे पास कितनी आ गई जी पेड अप कैपिटल 5 लाख आ गई। नेट एसेट है 6 लाख। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं निकलेगी, हम हमारे पास अब क्या निकलेगा, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो नेट एसेट है जी 6 लाख डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल है जी 5 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो हमारे पास क्या आ गया 1.2। हमारे पास क्या आ गई जी, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल 1.2 आ गई। तो अब शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए वाले की क्या आएगी, 8 वाले की क्या आएगी और 5 वाले की क्या आएगी। तो इस 1.2 को जितने रुपए का शेयर है, जितने रुपए का शेयर है मींस जितने रुपए वो पेड अप है, 10 रुपए वाला था 8 पेड अप है, तो पेड अप कितनी है 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 वाला है 10 पेड अप है तो 10 से करेंगे, 5 वाला है 5 पेड अप है तो 5 से करेंगे। 10 रुपए का शेयर है, पेड अप है 8 रुपए, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें 8 से करना पड़ेगा। देखो इस नेक्स्ट में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ 10 इज फुली पेड अप शेयर्स में हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1.20, 8 वाले में 8 मल्टीप्लाई 1.2, 5 मल्टीप्लाई 1.2। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 10 रुपए वाले की वैल्यू है 12 रुपए, 8 वाले की 9 रुपए 60 पैसे और 5 रुपए वाले की है जी 6 रुपए। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही कैटेगरी के शेयर्स की वैल्यू हमने क्या कर दी जी, निकाल दी। किसको बेस मानते हुए, पेड अप कैपिटल को, यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन करके देखने हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों की कुछ क्वेरी होगी तो हम कंसीडर कर लेंगे। आप